Assalamualaikum, this is Mohit Pirzada in Washington, United States. पाकिस्तान में 2 नवंबर 2024 हफ्ते का दिन ख़त्म हो चुका है और मैं आपको बताने लगा हूं कि मेरे इस वक्त 14 तबक रोशन है गुस्से से, परेशानी से, हैरानगी से। जब मैंने एक क्लिप देखा अब से चंद घंटे पहले जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब का, जो कुछ छोटे मोटे पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात के साथ कहीं न्यूयॉर्क में पता नहीं कहीं एक टेबल के गिर्द बैठे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करते हैं। उसके दरमियान में वो ये फरमाते हैं कि मैंने मरियम को, अपनी बेटी, अपनी ती मरियम को मैंने कहा कि मरियम तुम ही इसे कहते हैं पीआईए को ख़रीद लो। जब मैंने ये सीन देखा, जब मैंने ये जुमले देखे, बाकी पूरे पाकिस्तान के भी होशो हवास उड़ गए हैं। लोगों को इसके ऊपर ज़ाहिर है बहुत ही गैज़ो ग़ज़ब और गुस्सा है कि ये बाप बेटी मिलके ही पीआईए को ख़रीदने लगे हैं, उसी के मुस्तक़बिल का फ़ैसला करने लगे। लेकिन यकीन माने ठक करके मेरे ज़हन में एक सीन बिल्डअप हुआ। मैंने देखा कि कहीं दूर आसमानों में, जन्नत में, पैराडाइज़ में जनाब बहुत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो बैठे हैं। उनके और अबुल कलाम आज़ाद के दरमियान में डिस्कशन हो रही है। टेलीविज़न स्क्रीन लगी हुई है, ज़ाहिर है जन्नत में भी होती होंगी बड़ी-बड़ी स्क्रीन्स, और वहाँ पर पाकिस्तान की खबरें आ रही हैं। और अबुल कलाम आज़ाद कहते हैं, मिस्टर जिन्ना तुम्हें कहा था ना कि ये मुल्क न बनाना, इस मुल्क का हशर इसी किस्म का होगा। मैंने तो अपनी किताब में भी बाद में लिखा था। और जिन्ना बड़े तासुफ़ में और बहुत हैरानगी से और बड़ी परेशानी से कहते हैं कि हाँ, मेरे साथ क्या हो गया, मेरे साथ क्या कर दिया गया। जिस तरह से नवाज शरीफ साहब सड़कों पे पुकारते थे, मुझे क्यों निकाला, वहाँ पर भी जिन्ना साहब जो हैं वो जन्नत में ये कह रहे हैं कि ये मेरे साथ क्या हो गया। मुझे लगता है कि मेरे साथ कांग्रेस ने और ब्रिटिश ने मिलकर कोई खेल खेला, मुझे उन्होंने कहा लगता है बेवकूफ़ बना दिया है। ये चीज़ जो अभी मैं आपको कह रहा हूँ हो सकता है कुछ लोगों को बुरी लगे, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसके हवाले से बड़ा लिटरेचर जो है वो डेवलप करेगा। एक आध किताब तो मैं ही पहले सोचता हूँ कि इसके ऊपर मैं लिख दूँ। इमेजिन करें इस पाकिस्तान के हालात जहां ये शख्स नवाज शरीफ जो है, जो इलेक्शन हारा हुआ है 70,000 के वोटों से, जिससे हारा है उस कैंसर की पेशेंट को इसने जेल में बंद किया हुआ है। बेटी इसकी महर शराफत से हारी हुई है, लेकिन वो पंजाब की चीफ मिनिस्टर है। भाई इसके को ज़बरदस्ती जिताया गया है, वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। अपनी मर्जी का इन्होंने आर्मी चीफ लगाया हुआ है, जिसको बाकायदा इन्होंने आउट ऑफ मेरिट, आउट ऑफ टर्न लगाया है, जिसको कभी आर्मी चीफ बनना ही नहीं था, जो एज़ पर मेरिट एंड एज़ पर प्रोसीजर बन ही नहीं सकता था। और उसके अलावा इनके अपने सारे के सारे जो ख़ानदान के ज़ाती खिदमत गुजार हैं, जैसे ख्वाजा आसिफ है, जैसे वो इरफान सदीकी साहब हैं, जैसे लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ है, जैसे ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, सारे इनके घर के कुरैत तो नहीं क्या किसी का नाम जो मैंने बताना था यहाँ पे, ये सारे के सारे इनके ज़ाती जो घरों के मुलाजिम हैं। ख्वाजा आसिफ हो गया, हाँ डार साहब समझी, वो सारे के सारे इन्होंने लगाए हुए हैं निज़ाम को चलाने के लिए। और बार एसोसिएशन हो गई, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पैसा दे के वहाँ पे भी इनका काम चलता है। पाकिस्तान बार काउंसिल है, उस पर इनका कंट्रोल है। ये ड्रामा नहीं है, ये कॉमेडी नहीं है, तो ये क्या चीज़ है? जी ठीक है, ये शायद यही कह रहा है कि पंजाब हुकूमत उसको ख़रीद ले, लेकिन लुक एट दी अडोसिटी ऑफ अ फैमिली। इस मुल्क के हालात देखें किस किस्म के हैं। ये वो मंजरनामा मैं देखता हूँ जब मैं देखता हूँ, और ये मैं एक लिटरेचर की बात कर रहा हूँ, मैं एक इमेजिनेशन की बात कर रहा हूँ, मैं एक फ़िक्शन की बात कर रहा हूँ। जिस तरह से चंद महीने पहले पाकिस्तान की जो प्रोमिनेंट एकेडमिक हैं, प्रोफेसर हैं, जनाब प्रोफेसर अकबर अहमद जो हैं, जो जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, बहुत किताबें उन्होंने लिखी, बहुत ही कैपेबल है। उन्होंने एक थिएट्रिकल परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइज़ की थी जो मैंने अटेंड की, और मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी जो आइकॉनोक्लास्ट विद मल्टीमीडिया में पड़ी हुई है, जिसमें जिन्ना मीट्स गांधी एंड द मीट इन वाशिंगटन इन यूनाइटेड स्टेट्स। वहाँ पर उनके दरमियान एक डायलॉग होता है। वहाँ तो खैर अकबर अहमद चूँकि बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिकल डायलॉग उसमें इस्तेमाल नहीं किए। लेकिन अगर मैं ऐसी थिएट्रिकल परफॉर्मेंस बनाऊँ तो यकीन माने उसमें ये क्रिटिकल डायलॉग होगा, जिसमें जिन्ना अफसोस से हाथ मल रहे होंगे, उदासी से आसमान की तरफ देख रहे होंगे, वो कह रहे होंगे कि ये मेरे साथ क्या हो गया, हाथ हो गया मेरे साथ। अंग्रेज़ों ने, अमेरिकन ने उस वक्त नए और इन्होंने मिल के जो है कांग्रेस ने, उसमें ये मैं कभी कभी पॉलिसी पेपर लिखा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें कांग्रेस का रोल एक्चुअली था क्या। ये तो कोई पाकिस्तानी ऐसा फिल्म मेकर है नहीं, ना कोई फिक्शन राइटर है, वरना इतना रिच सब्जेक्ट है। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जितने ममालिक हैं, 193 मेरा ख्याल है यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं, इसमें से किसी भी मुल्क के अंदर इस किस्म का ड्रामा, इस किस्म की डार्क कॉमेडी, इस किस्म की ट्रेजिक डार्क कॉमेडी जो है वो प्ले आउट नहीं हो रही जिस किस्म की पाकिस्तान में खेली जा रही है। और अभी मैं जब इंतज़ार हुसैन पंजोथा वाला ड्रामा आपके सामने रखूंगा तो आप इस डार्क कॉमेडी की जो शिद्दत है और इसकी जो भयानकपन है उसका बेहतर अंदाज़ा लगा सकेंगे। इससे पहले कि मैं इंतज़ार हुसैन पंजोथा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अली अमीन घंटापुर ने जो करना है अपना कॉन्ग्रीगेशन 9 नवंबर को, उस तमाम चीज़ों की तरफ चलूँ। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो मीटिंग हो रही है 5 नवंबर की, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर दूँ कि नवाज़ शरीफ में इतनी अडोसिटी थी,
اتنی ہمت تھی، اتنی جرت تھی، اور وہ پاکستان کے لوگوں کو اتنا احمق، اتنا نکما اور اتنا بیوقوف سمجھتے ہیں، وہ پاکستانی میڈیا کو اتنا احمق سمجھتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پر یہ بھی فرمایا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک منسٹر تھا جس نے بیسیکلی طور پہ انہوں نے پی آئی اے کے ڈوبنے کا تمام تر الزام جو ہے وہ عمران خان کی حکومت کے اوپر لگا دیا، اور اشارہ انہوں نے کیا کہ جب غلام سرور صاحب نے ایک یبڑی ماری تھی میرا خیال ہے پارلیمنٹ کے اندر، جب پی آئی اے کے پائلٹس، واقعی طور پہ پی آئی اے کے جو پائلٹس تھے جو ایڈوانس لائسنسنگ ٹیسٹ رکھے گئے تھے کوالیفیکیشن کے بڑے جہازوں کو اڑانے کے، وہ اس میں وہاں پہ رشوت دے کے وہ ٹیسٹ پاس کر رہے تھے، اصل میں ٹیسٹ پاس ہی نہیں کر رہے تھے، میری پی آئی اے کے بہت سے پائلٹس کے اس حوالے سے بات ہوئی۔ بہرحال غلام سرور کو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اس کو فیک لائسنسز یا ان لائسنس نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن وہ وجہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان پی آئی اے کا جو اس وقت کولیپس اور زوال ہے کہ اس کے 10 بلین روپے آفر ہو رہے ہیں، اس کا مذاق بنا ہوا ہے، یہ اس کی وجہ نہیں ہے۔ اصل وجہ اس کی کیا ہے؟ اصل وجہ آپ میں سے شاید بہت سے لوگوں کو نہ پتہ ہو، میں نے اس کے اوپر بہت ریسرچ کی ہے، میں نے پی آئی اے کے لوگوں سے بات کی ہے، میں نے اس پہ بہت زیادہ پڑھا ہے۔ اصل وجہ وہ اوپن سکائز پالیسی تھی جو محترم نواز شریف صاحب نے سیاسی برائب کے طور پر دی، ایمریٹس کو دی، انہوں نے اتحاد کو دی، انہوں نے اسے کہتے ہیں بعد میں قطر کو، اور ایک کو اوپن سکائز پالیسی دے دی گئی جس میں یہ سنگل ڈیسٹینیشن، سنگل ہب سے آپریٹ کرنے والی ریجنل ایئر لائنس تھیں جن کو آپ نے ملٹیپل شہروں تک فلائی کرنے کا وداؤٹ اینی کوئڈ پرو کو آپ نے ان کو رائٹ دے دیا۔ اور یہ مشرق وسطیٰ کی یہ جو ایئر لائنز ہیں جو ان کی اسٹریٹجک انویسٹمنٹس ہیں ان کنٹریز کی، ان کو آپ نے رائٹ دیا کہ وہ دبئی سے پشاور بھی فلائی کر سکتی ہیں، وہ دبئی سے اسلام آباد بھی آ سکتی ہیں، وہ ڈائریکٹ فلائٹ کر کے لاہور بھی جا سکتی ہیں، وہ کراچی بھی جا سکتی ہیں، آپ نے ان کو فیصل آباد کا بھی رائٹ دے دیا، شکر کریں آپ نے ان کو جاتی عمرہ کا رائٹ نہیں دے دیا۔ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے پی آئی اے کے ریونیو کو ایک بیسک طور پہ ڈز لگی، کیونکہ ان کے پاس آپ کو پیرلل طور پہ کوئی اور شہر تھے نہیں، ان کے پاس ایک ہی شہر تھا کیری کرنے کے لیے، آپ نے ان کا جو پیسنجر کارگو تھا، اور کارگو اور پیسنجر دونوں کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کر کے ان کو ایک ملک میں آپ نے ملٹیپل ڈیسٹینیشنز دے دی۔ اور مجھے یہ بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ یہ جو اسٹریٹجک انویسٹمنٹس ہیں، یہ جو ایئر لائنس ہیں مشرق وسطیٰ کی، ان کو ہڈن طریقوں سے، کوورٹ طریقوں سے جو ہے میں نے پڑھا ہے اس کے بعد اکانومکس کے اندر کہ کیسے ان کو سبسیڈائز بھی کیا جاتا ہے۔ جو ویسٹرن ایئر لائنز ہیں ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے یہ ان کو سبسیڈائز بھی کرتے ہیں، یہ ریئلی کمپیٹیٹو نہیں ہے اس طرح سے، ان کے اندر اسی طرح سے انویسٹمنٹس ہیں جس طرح سے امریکن اکانومسٹ اور پالیسی میکرز کو یہ شک ہے کہ چینی اپنی کمپنیوں میں ہڈن سبسیڈائزیشن، سبسڈی دیتے ہیں ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ تو بہرحال یہ بھی یبڑی نواز شریف صاحب نے وہاں پہ ماری۔ پی آئی اے کے اس وقت حالات یہ ہیں کہ پی آئی اے مذاق سے بھی زیادہ پی آئی اے کے حالات ہیں، ڈاک کامیڈی کسے کہتے ہیں کہ آپ ایک ایئر لائن کے 10 ارب روپے آفر کر رہے ہیں، اور وہ بھی کون سا کہ وہ ایک ایسی کمپنی ہے، یہ بلو اوشن وغیرہ، جو بیسکلی ایک لگتا ہے ایسا ہے کہ جنرل صاحبان کی ایک فرنٹ کمپنی ہے، بیکاز جو ٹیلی ویژن چینل بنایا ہے اس کمپنی میں اس کو 2 جنرل صاحبان چلا رہے ہیں سنو کے نام سے، ٹھیک۔ تو اب یہ جو کمپنی ہے فرنٹ کی، وہ کہتی ہے کہ ہم اس کے 10 ارب روپے دیں گے، یہ جو قیمت لگائی گئی ہے اسی کی بنیاد کے اوپر نواز شریف صاحب کو یہ کہنے کی ہمت ہوئی، اور اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ سوال کیسے پوچھے جا رہے ہیں۔ وہ جو چھوٹے موٹے بزنس مین اکٹھے کیے ہوئے تھے ان میں سے شکل صورت سے کوئی بھی کارپوریٹ پرسنالٹی تو نہیں لگ رہا تھا، وہ تو بالکل بس ایسے ہی لگ رہے تھے کچھ۔ بہرحال انہوں نے وہاں پہ کہا جی میاں صاحب بڑی تکلیف ہوتی ہے، کوئی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے۔ میاں صاحب نے کہا ہاں میں بھی بڑا تنگ ہوں، ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے، میں فلائٹیں چینج کر کے آیا ہوں، یعنی کہ پہلے آپ دبئی جاتے ہیں، دبئی سے پھر ادھر آتے ہیں، تو وقت ایک ہی فلائٹ آپ کو چینج کرنی پڑتی ہے، ہوتا ہے وہ بڑا انکمبرنس ہے۔ لیکن معصومیت کی نادانی اور ناسمجھی اور بے وقوفی کی ان کی یہ صورتحال ہے، ان کا خیال ہے کہ امریکہ فلائی کرنے کے لیے کوئی بھی ایئر لائن اگر پنجاب کی حکومت بنا دے گی تو اس کو آٹومیٹکلی کر کے رائٹ مل جاتا ہے ٹرانس اٹلانٹک فلائٹ کا یا اس کو یونائٹڈ اسٹیٹس فلائی کرنے کا۔ پی آئی اے کے پائلٹ سے اور ان کے جو مینیجرز ہیں ان سے پوچھیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر فلائی کرنے کے لیے آپ کو کس قسم کی ریگولیشن اور کس قسم کے ٹیسٹ اور کس قسم کا آپ کو اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ کو دینا پڑتا ہے۔ یہ ویسے ہی نہیں ہے یہاں پہ کہ کیا کہ بینک کھول دیں، آپ کے گھر میں ایک بینک ہے تو آپ آ کے اس کو جو ہے نیو یارک میں بینک کو کھول دیں۔ یہاں فلائی کرنے کے لیے بڑی اسٹرکٹ قسم کی ریگولیشن جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہیں۔ پی آئی اے کا جنازہ نکالنے میں جو دوسرا بڑا کیریکٹر ہے وہ بیسکلی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، چونکہ انہوں نے لیبر یونینز کے ساتھ مل کے کبھی بھی رائٹ ٹائم کے اوپر اس کی فروخت یا اس کی پرائیویٹائزیشن جو پارشل بھی ہو سکتی تھی 30%، 40%، 50%، اس کی ایک انڈیپینڈنٹ مینج بھی آ سکتی تھی جو اس کی ٹیکنیکل ٹریننگ میں انویسٹ کرتی، اس کے حالات بہتر کرتی۔ تو ایک اوپن اسکائز پالیسیز اور دوسرا رائٹ ٹائم پہ اس کی پرائیویٹائزیشن نہ ہونا، یہ دونوں سیاسی جماعتیں جو ہیں، نواز شریف کی جماعت اور دوسری طرف سے آصف علی زرداری، یہ ریسپانسبل ہیں جن حالات میں ہم آج پاکستان کے نیشنل جو ایئر لائن کیریئر ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ پاکستانی ڈارک کامیڈی کے اور حصے دیکھیں اور اس کے منظرنامے دیکھیں۔ اب سے چند گھنٹے پہلے پولیس ریکور کر لیتی ہے انتظار حسین پنجوتھا صاحب کو ایک ناکے سے۔ انتظار حسین پنجوتھا کون ہے؟ انتظار حسین پنجوتھا
عمران خان کے وکیل ہیں، جن کو آپ ہزاروں دفعہ دیکھ چکے ہیں، سوشل میڈیا پہ ان کی تصویریں دیکھ چکے ہیں مختلف جگہوں پہ، جو گزشتہ کئی دنوں سے یا ہفتوں سے گم ہے۔ ایک دن پہلے اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر گارنٹی دیتے ہیں کہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر انتظار حسین پنجوتھا صاحب ریکور ہو جاتے ہیں۔ وہی آئی ہے، ان کو سامری کی کتاب میں ان کو دیکھا ہے۔ اس کے بعد پولیس ایک ناکے کے اوپر ایک گاڑی کو روکتی ہے، اس گاڑی کے اندر لوگ فائرنگ کر دیتے ہیں، ہوائی قسم کی، پولیس والے بھی جوابی کارروائی کر دیتے ہیں، پھر وہ لوگ دوڑ جاتے ہیں اور اس پورے ڈرامے کے اندر وہاں انتظار حسین پنجوتھا صاحب جو ہیں وہ گاڑی میں ان کے پاؤں بندھے ہوئے ہیں، خوف اور حیران پریشان انتظار حسین پنجوتھا وہاں پہ موجود ہیں۔ پھر وہ ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے اغوا کیا ہوا تھا۔ وہ سٹیٹمنٹ باقاعدہ ان کا اردو کے اندر آپ کو ٹویٹر پہ مل جائے گی، اس وقت میرے پاس ہے نہیں، ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو دکھاتا کہ کیسے اس سٹیٹمنٹ کے اندر بیچارے انتظار حسین پنجوتھا سے جبر، تشدد اور خوف کے عالم میں یہ لکھوایا گیا ہے کہ میں اسلام آباد میں تھا، مجھے چند پٹھانوں نے وہاں سے اٹھا لیا، یعنی پٹھانوں پہ ڈال دیا آپ نے، پٹھانوں نے مجھے اٹھا لیا، پھر میرے گھر والوں سے وہ 2 کروڑ روپے مانگتے رہے، اب مجھے کہیں پر لے جا رہے تھے، 2 جگہوں پہ جگہ انہوں نے تبدیل کی، مجھے باندھ کے کہیں لے جا رہے تھے، یعنی کہ ان کا ارادہ نہیں تھا مجھے ابھی بھی ریلیز کرنے کا، چونکہ ظاہر ہے 2 کروڑ تو ان کے بھائی نے، ان کے گھر والوں نے دیے نہیں ہے، تو پھر ظاہر اب کیسے ریکوری ہوگی، یہ کہانی ڈالی گئی ہے۔ اور پھر وہاں پہ فائرنگ ہو گئی اور میں اس طرح سے وہاں پہ میں نکل آیا۔ اب ظاہر ہے کہ آپ لوگ میں سے بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ڈاکٹر معید اس کے لیے وہ گندا لفظ نہ استعمال کریں، اس کے لیے کیا لفظ میں استعمال کروں؟ یہ پاکستان کے جو ادارے جنہوں نے اٹھایا ہوا تھا انتظار حسین پنجوتھا صاحب کو، یہ انہوں نے کیا جھپڑی ماری ہے، یا انہوں نے کیا اسے کہتے ہیں کس قسم کا انہوں نے یہ ڈرامہ کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ کس کو وہ بے وقوف بنا رہے ہیں، یا یہ کہ اب وہ اتنے دیدہ دلیر ہو چکے ہیں کہ اس قسم کے ڈرامے اور اس قسم کے چوتیاپے جو ہیں وہ کرنے کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ان کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتا، اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ کا IQ 10 سے اوپر کسی بھی آدمی جس کے برین ڈیڈ نہیں ہے، اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ کیا ہوا، اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں؟ آپ ایک شریف آدمی کو اٹھا لیتے ہیں، ایک وکیل کو آپ اٹھا لیتے ہیں، کئی ہفتے آپ اس کو رکھتے ہیں، پتہ نہیں آپ اس کو کتنا سائیکولوجیکل ٹارچر کرتے ہیں اگر آپ نے اس کو فزیکل ٹارچر نہیں بھی کیا، پھر جس حالات میں آپ نے اس کو ریلیز کیا، جبر دیکھیں کہ اس سے آپ نے اسٹیٹمنٹ بھی لکھوائی، کہ اصل میں جو جھوٹی اسٹیٹمنٹ بھی آپ نے اس کے اوپر لکھوائی، عدالتوں کی بے بسی دیکھیں۔ یہ پاکستان کی ڈارک کامیڈی نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ اس ڈارک کامیڈی کو دیکھ کے قائد اعظم محمد علی جناح روتے نہیں ہوں گے زاروں قطار تو کیا ہوتا ہوگا؟ اب آپ کو یاد کرواؤں گا کہ 10 15 20 برس سے امریکی ذرائع ابلاغ، آتھرز اور مصنفوں نے جو کتابیں لکھی پاکستان کے اوپر، امریکن میڈیا نے ایک ٹرم انوینٹ کی، انہوں نے کہا کہ پاکستان از دی ایپی سینٹر آف ٹیرر۔ جب انہوں نے یہ ٹرم کی تو میری طرح کے بہت سے نادان، ناسمجھ، بے وقوف جو ہیں وہ گالیاں نکالتے تھے، ہم بڑے غصے میں آتے تھے، ہم کہتے تھے دیکھو ہمیں کیسے ڈیمونائز کر رہے ہیں، کیسے ہمارے اوپر الزام لگا دیا۔ اب جو پاکستان کے حالات دیکھ رہے ہیں، آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے؟ آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان کے پاور ایلیٹ ادارے، پولیس، یہ سب لوگ جو ہیں یہ در حقیقت دہشت گردی کی زبان کے علاوہ، دہشت گردی مچانے کے علاوہ، جو انہوں نے اپنے شہریوں پہ دہشت گردی شروع کی ہوئی ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ٹول ہی نہیں ہے، ان کے پاس گورننس کا کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے، اور یہ ہمیشہ دہشت گردی اور خوف کے ذریعے ہی اپنا مطلب اور اپنا مقصد جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو انتظار حسین پنجوتھا والا ڈرامہ ہے، نظر دوڑائیے، 77 برس میں کیا ہندوستان میں کبھی آپ نے پولیس کو اس قسم کی ایکسپلینیشن دیتے دیکھا؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ وہاں پر ان کی کسی پولیس نے کہا ہو کہ اس طرح سے انہوں نے کسی بندہ جو اٹارنی جنرل ایک دن پہلے بیان دے رہا ہو عدالت کے سامنے، کبھی آپ نے وہاں پر عدالتوں کی اس قسم کی بے بسی جو ہے وہ دیکھی ہے؟ آئی لیو دا ججمنٹ اپون یو۔ اسکروڈ تماشے کے بعد تھوڑا سا سوفیسٹیکیٹڈ آپٹیکل ڈرامہ دیکھیں ان کا۔ وہ آپٹیکل ڈرامہ یہ ہے کہ آج کے دن میں لاہور کے اندر ایک میٹنگ ہوتی ہے جس سے چیف جسٹس آف پاکستان جناب یحییٰ آفریدی صاحب پریزائڈ کرتے ہیں۔ یہ میٹنگ ہوتی ہے پنجاب میں جیل ریفارمز کے حوالے سے کہ وہاں پریزنرز کی کیا صورتحال ہے۔ اس میٹنگ کے اندر خدیجہ شاہ صاحب کو بھی بلایا جاتا ہے، چونکہ وہ پریزن ریفارمز کے حوالے سے وہاں پہ عورتوں کی جو کنڈیشنز ہیں اس کے حوالے سے آواز اٹھا رہی ہیں۔ وہ خود کئی مہینے جو ہے اس پروسیس میں گزر چکی ہیں، نا حق بے جا کچھ کیا نہیں تھا خدیجہ شاہ نے، بہرحال انہوں نے آواز بھی اٹھائی ہے، وہ فنڈ ریزنگ بھی کرنا چاہتی ہیں، انہوں نے شاید کوئی NGO بھی، کوئی گروپ بھی انہوں نے بنایا اسی حوالے سے۔ تو خدیجہ شاہ کو وہاں بلا لیتے ہیں جو بڑا جنمن ہے، پھر ایک کمیٹی تشکیل دیتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان جناب یحییٰ آفریدی صاحب، اور اس کمیٹی کے ممبر کے طور پہ خدیجہ شاہ کو بھی رکھ لیتے ہیں۔ یہ سوفیسٹیکیٹڈ ڈرامہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ خدیجہ شاہ بالکل اس کی جنرل ممبر ہو سکتی ہیں، یہ تو بڑا ہی اسمارٹ ڈرامہ ہے۔ وہ جو آپ نے انتظار حسین پنجوتھا والا ڈرامہ دیکھا وہ ظاہر ہے کروڈ ڈرامہ تھا، یہ ایک سوفیسٹیکیٹڈ اسمارٹ ڈرامہ ہے جو پبلک اوپینین کو سپلٹ کرتا ہے، اور خدیجہ شاہ ہیں بھی بڑی ایلیجبل ہیں۔ لیکن یہاں پر ہو کیا رہا ہے؟ یہاں پر ایک اسمارٹ آپٹیکل ڈرامے کے ذریعے جسٹس یحییٰ آفریدی کی گڈ ول کے اندر اضافہ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور لوگوں کو اور میڈیا کو بتایا جا رہا ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کتنے صحیح قسم کے فیصلے کر رہے ہیں، اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائڈ جا کے فیصلے کر رہے ہیں، جرأت مند بہادر فیصلے کر رہے ہیں۔ لیکن جسٹس یحییٰ آفریدی کا جو ٹیسٹ ہے وہ ہو رہا ہے 5 نومبر کو، منگل کے دن۔ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کیسے۔
मैं जस्टिस याहिया आफरीदी के असल टेस्ट की तरफ जो हो रहा है 5 नवंबर 2024 को मंगल के दिन, जहां जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग और इजलास जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बुला लिया है। अखबारों को अगर आप देखेंगे, अंग्रेजी अखबारों को, तो वहां से ये पता चलता है कि इस इजलास में महज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो बनाई जा रही है उसके बेंचेस का फैसला होना है, या जो खुद कमीशन है उसकी बिल्डिंग का भी कोई तयन या होना है कि कहाँ वो बिल्डिंग वगैरह हो सकती है। और बात है कि सोशल मीडिया पे हमारे दोस्त ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर एक फुल कोर्ट का फैसला भी हो सकता है जो कि 26th अमेंडमेंट जो है उसको एग्जामिन करेगी, लेकिन वो तो एक अलग इशू है, उसमें मैं फिर आता हूँ। पहले ये देखिए कि ये जो जुडिशल कमीशन की मीटिंग हो रही है, ये हो रही है इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ, यानी जो मीटिंग हो रही है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजेस को इलेक्ट करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए, जो किए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही। ये इसकी अच्छी बात है क्योंकि अब वो रिटायर्ड जजेस या रिटायर्ड वकील यहाँ पे नहीं आ सकते, तो ये इसकी पॉजिटिव बात है। लेकिन ये हो रही है इन कॉन्सिक्वेंस एंड एज अ रिजल्ट ऑफ द इंसर्शन ऑफ द आर्टिकल 175A एंड 191A। इन दोनों आर्टिकल की इंसर्शन से क्या हुआ, इसके नतीजे में एक इंसर्शन तो हुई है 191A की, जिसके तहत आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और 175A की जो इंसर्शन हुई है उसके जरिए आपने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील 9 कर दी है। पहले भी ये गवर्नमेंट डोमिनेटेड था, ट्रेजरी डोमिनेटेड था, यानी गवर्नमेंट के कंट्रोल में था जुडिशल कमीशन, लेकिन अब इसके पावर डायनामिक्स को बिल्कुल बदल दिया गया है, बिकॉज इसके अंदर 4 पार्लियामेंटेरियंस को भी ऐड कर दिया गया है। उन 4 पार्लियामेंटेरियन से 2 जो है वो ट्रेजरी बेंचेस के होंगे, 2 जो है ऑपोजिशन के होंगे। ऑन द फेस ऑफ इट तो लगता है कि बड़ा इंसाफ हुआ है, लेकिन जो डार्क कॉमेडी है पाकिस्तान की, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि लेवल ऑफ इंटेलिजेंस को रेज करने की जरूरत है। तो उसमें डार्क कॉमेडी में ऐसा लगता है कि ये बराबरी बराबरी हुई है, लेकिन ये तो पहले ही गवर्नमेंट डोमिनेटेड था। इसके अंदर माशाल्लाह जो है चीफ जस्टिस भी ज़ाहिर है गवर्नमेंट ही की तरफ होंगे, मेरा पूरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ही की तरफ होंगे याहिया आफरीदी साहब, और इसके साथ लॉ मिनिस्टर भी हैं, इसके अंदर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी तशरीफ़ रखते हैं, इसके अंदर एक एक्स CJP भी हो सकते हैं, एक्स चीफ जस्टिस भी हो सकते हैं, इसमें बार काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के नॉमिनी भी हो सकते हैं। कुल मिला के जो इस वक्त सारे नाम मेरे सामने याद नहीं मुझे ज़ुबानी, लेकिन सूरत हाल ये होगी कि 13 मेंबर की जुडिशल कमीशन की जब मीटिंग होगी 5 नवंबर को अल्लाह करके, तो उसमें सिर्फ 4 माइनॉरिटी पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, और वो 4 माइनॉरिटी पॉइंट ऑफ व्यू और 9 लोग जो हैं वो एक तरफ होंगे जो कि हुकूमत के कंट्रोल में होंगे, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, अनलेस कि आप ये कहें कि जस्टिस याहिया आफरीदी जो हैं वो हुकूमत के साथ ना चलें और सीनियर प्यूनी जज जो हैं मंसूर अली शाह साहब के साथ वो खड़े हो जाएं, जिसके चांसेस मुझे खासे कम लगते हैं। तो मंसूर अली शाह एक माइनॉरिटी होंगे, 4 जो लोग होंगे उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, उसमें PTI के 2 नुमाइंदे भी हैं, एक उसमें सेनेटर शिबली फराज हैं और एक उसमें जनाब उमर अयूब साहब हैं। तो 9 एक तरफ होंगे, 4 एक तरफ होंगे। जो फैसला होना है जितने, वो बेसिकली सिंपल मेजॉरिटी से होना है, यानी वो तो सिंपल मेजॉरिटी तो आपको 13 में से किसी के पास 7 होंगे तो सारे सिंपल मेजॉरिटी हो जाएगी। यहाँ तो खैर उनके पास सिंपल मेजॉरिटी से ज़्यादा उनके पास वोट होगा। अब इसका एक इंटरेस्टिंग पहलू ये है, और ये कॉम्प्लिकेटेड किस्म का पॉलिटिकल डिसीजन है, जिसमें आप देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूनानिमसली फैसला करती है गुज़िश्ता इतवार को कि वो इस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो मीटिंग है उसका वो हिस्सा बनेंगे। पॉलिटिकल कमेटी ये फैसला करती है इतवार के दिन। मंडे के दिन वो बताते हैं कि फैसले को अप्रूवल के लिए जो है कोर कमेटी के पास भेज दिया गया है। अब हमने इमरान खान की भी इसमें अप्रूवल लेना है। इमरान खान का भी लगता है उनको अप्रूवल मिल चुका है, चूँकि उनका अप्रूवल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और जो उनके नॉमिनी है जनाब शिबली फराज साहब और उमर अयूब, वो उन्होंने कन्वे कर दिया है अयाज सादिक साहब को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। अब ये क्या है, इसको अगर आप लॉजिक से देखें, एक तरह से अपनी हर मीटिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कह रही है कि हम 26 अमेंडमेंट को नहीं मानते, असेंबली में उन्होंने इसके खिलाफ वोट डाला, बाइकआउट कर दिया, बाहर निकल गए, वट एवर, उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है। लेकिन ये जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग हो रही है, ये तो एन 26 अमेंडमेंट के बगैर हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि यहाँ पर एक आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना रहे हैं थ्रू द इंसर्शन ऑफ 191A जो कि इंसर्ट किया गया है 26 अमेंडमेंट में। यहाँ पर आप इसे कहते हैं जुडिशल कमीशन जो बनाया गया है उसकी तश्कील 9 हुई है थ्रू द इंसर्शन ऑफ द आर्टिकल 175A। ये ऐसे ही है कि आप कहते हैं कि हम इस लड़की अपनी मर्जी से शादी कर रही है या लड़का अपनी मर्जी से शादी कर रहा है, हम इनके निकाह में शामिल नहीं होंगे, हम शादी वाले दिन नहीं जाएंगे, आप निकाह में शामिल नहीं होते, लेकिन वलीमे के दिन जो है वो आप चले जाते हैं। और यानी ये कहने कि लड़की की मर्जी के खिलाफ हो रहा है, लड़की ने आपकी मर्जी के खिलाफ शादी कर ली, वलीमे के दिन आप चले जाते हैं, वहाँ आप खाना भी खा लेते हैं, तोहफे भी ले लेते हैं, लेके चले जाते हैं, सलामी भी वहाँ जाके आप दे देते हैं। मसला क्या है? मसला ये है कि दूसरा प्रिंसिपल ये है पॉलिटिक्स का कि आपको पॉलिटिकल प्रोसेस से डिसएंगेज नहीं होना चाहिए। सो 26 अमेंडमेंट एक ऐसी हकीकत बन चुकी है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी हकीकत बन गया है, कानून की तश्कील भी ऐसी की गई है कि कोई आए ना आए वो तो सिंपल मेजॉरिटी में फैसला कर लेंगे। तो बहालत मजबूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस प्रोसेस का हिस्सा है, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो इसकी सारी की सारी वहीं खड़ी है।
अंग्रेजी के अखबार तो ये लिख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जब मीटिंग होगी तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी बेंच है उसमें जजेस की सिलेक्शन यहाँ पे होनी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। ताहम हमारे बहुत से दोस्त जो हैं वो सोशल मीडिया पे ये दावा कर रहे हैं, उनका ये ख्याल है कि जब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग होगी तो यहाँ से एक फुल कोर्ट की मीटिंग या फुल कोर्ट का बैठने का भी फैसला हो सकता है 26 अमेंडमेंट का एनालिसिस एग्जामिनेशन करने के लिए। और कहना यह है सोशल मीडिया पे हमारे लोगों का कि चूँकि पंजाब के वकला ने भी एक तहरीक चला दी है, चूँकि लाहौर में जो पाकिस्तान जो लाहौर बार एसोसिएशन है, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इस पर स्टैंड ले चुकी है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट इसके हवाले से स्टैंड ले चुकी है, पेशावर के अंदर इसके हवाले से जो है बहुत ज़्यादा पोजीशन है वकला की। तो ये ऐन मुमकिन है कि ये एक सूरत हाल जो है वो एक फुल कोर्ट की तरफ चली जाए, एक ऐसी फुल कोर्ट जो कि 26 अमेंडमेंट जो है उसको एग्जामिन करे। मुझे वैसे लगता नहीं है कि ऐसा हो सकेगा, लेकिन अल्लाह करे ऐसा हो जाए। इसी को मैं कहता हूँ जस्टिस याहिया आफरीदी का इम्तिहान आ गया है, ज़्यादा देर नहीं मिली। तो वो जो ऑप्टिक्स जनरेट कर रहे हैं कि लिस्ट उन्होंने शाया कर दी, जैसे कि डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं कि लिस्ट में मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर का उन्होंने नाम डाला, वो मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर ले आए, 2 ऑप्टिक्स हो गए। फिर उनको ऑप्टिक है कि जो खदीजा शाह हैं उनको वो प्रिजन रिफॉर्म कमेटी के अंदर ले आए। ये ऑप्टिक्स तो चले उन्होंने कर लिए, लेकिन असल टेस्ट ये है कि क्या पाकिस्तान की प्रॉपर जो सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्ट करती है वो 26वीं आइनी तरमीम के पिटिशन को एग्जामिन करेगी, क्या उसके ऊपर एक फुल कोर्ट जो है वो बन सकेगी माइनस दी एडहॉक जजेस एंड ऑल दैट। और जो नए लोगों की बात हो रही है, ये एक असल टेस्ट है जस्टिस याहिया आफरीदी का। और वरना फिर बैरिस्टर अकील मलिक तो टीवी प्रोग्राम्स में मुसलसल पिछले 48 घंटों से 72 घंटों से कह रहे हैं कि अब 27th अमेंडमेंट भी जो है वो आने वाली है। सिर्फ उन्होंने एक्सप्लेनेशन ये दी है कि 27th अमेंडमेंट में भी मिलिट्री कोर्ट्स नहीं होंगी, इसका उन्होंने डिटेल्स नहीं दी कि क्या होगा, लेकिन उनका कहना यह है कि जो इसे कहते हैं पीटीआई जो ये कह रही है कि इसके अंदर मिलिट्री कोर्ट्स होंगे, सबाना अकरम राजा ने जो स्टेटमेंट दी है ये गलत है। देखिए ज़रा मेरे हाथ में क्या है, ये आपको मैं अभी समझाता हूँ। ये मेरे हाथ में इंसेक्ट एंड मॉस्किटो रिपेलेंट है, ये एक मेरे हाथ में है, ये इसे कहते हैं ऑफ का है, फैमिली केयर का। ये मेरे हाथ में एक बग सूदर है जो इंसेक्ट रिपेलेंट है, और ये मेरे हाथ में एक और बग सूदर का डब्बा है जिसको आप जलाते हैं। ये मेरे हाथ में 3 चीज़ें हैं, ठीक है। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, बिकॉज मैं एक जंगल में रहता हूँ जहाँ बहुत वुड्स हैं, और ये जो महीने शुरू होते हैं, पिछले 2-3 जो शुरू हुए हैं, और जब तक सर्दी नहीं होती, बर्फ़ नहीं पड़ती, उतनी देर तक चूँकि ये एक फॉरेस्ट की सिचुएशन है, तो यहाँ पर ना सिर्फ मच्छर होते हैं बल्कि यहाँ छोटे छोटे, जिनको अमेरिकन टर्म में कहते हैं नो सीएम्स, वो नज़र ही नहीं आते, छोटे छोटे आपके बालों में घुस जाते हैं, टांगों से अंदर आ जाते हैं, आपको काटते हैं, आपको इरिटेशन होती है। और ये कोई इतना वैसे बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन मैंने इसका वार्ड ऑफ करने के लिए मैंने वैसे कोई अच्छा, ये क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब से कोई 1 घंटा 1.5 घंटा पहले मैंने इमरान रियाज खान जो प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन है, हमारे बहुत दोस्त हैं, उनका मैंने वीलॉग देखा। मैं सभी की वीलॉग देखता हूँ। उसका उन्होंने आगाज़ ही किया कि उनको कैसे खबर मिली है, और बिल्कुल उनकी बात में बहुत सदाकत और जान है कि कैसे इमरान खान को जो कुछ उन्होंने बताया, वो ना भी बताते तो मैं कई दिनों से सोच रहा था कि इसका क्या हाल होता होगा, क्योंकि ज़ाहिर है जेल में बड़े मच्छर होते होंगे, और मच्छर काटना, जब मुझे हर दफ़ा जब मच्छर काटते हैं तो मैं इमरान खान का सोचता था कि यार जेल में इमरान खान क्या करते होंगे, हो सकता है उनके पास मॉस्किटो रिपेलेंट हो इस किस्म के, या उन्होंने कोई और ऐसी लाइट लगाई हो कि मच्छर अंदर ना आ सकते हो, या हो सकता है कि जेल में हो ही ना। मैं ये मसलसल सोचता हूँ, बिकॉज मैं रोज़ ये अपनी टांगों पर भी मलता हूँ, गर्दन के ऊपर भी मलता हूँ, आगे पीछे अपने आप को बचाने के लिए, बिकॉज जब मच्छर आपको काटते हैं खौफनाक इरिटेशन होती है, आप कुछ नहीं कर सकते। मैं मसलसल, और उसके मैंने तो बल्कि वो भी रखे हुए हैं, यहाँ पे अमेरिका में मिलते हैं, जब मच्छर आपको काटे तो आप उसके ऊपर लगाएं, क्रीम लगाएं, या उसके ऊपर एक लगाते हैं जो उसको चूस लेता है, तो आपको इरिटेशन जो है वो नहीं होती। लेकिन इमरान रियाज खान ने अपने वीलॉग में ये बताया कि इमरान खान के बाहर जो पहले एक आध बल्ब लगा हुआ था उनके सेल के बाहर, उसमें को बहुत ज़्यादा मच्छर अट्रैक्ट नहीं करता था। अब 3-4 वहाँ पे ऐसे बल्ब लगा दिए गए हैं जिसके नतीजे में हशरातुल अर्ज़ जो हैं हज़ारों की तादाद में वहाँ इकट्ठे होते हैं, और इमरान खान को मसलसल साइकोलॉजिकली टॉर्चर किया जाता है। अब उसमें से इन्फेक्शन भी हो सकती है वैसे, लेकिन उनको साइकोलॉजिकली टॉर्चर किया जाता है ताकि वो सो ना सकें। ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉमेडी शो ऑफ पाकिस्तान, जो डॉग कॉमेडी है, जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि ऊपर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बैठे सोचते होंगे क्या हुआ मेरे से, मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि फ़ौजी अफसर जो है मेरे मुल्क को चलाएंगे चंद कराए के टट्टू सियासतदानों के साथ मिलके। ये वो सारा कॉन्टेक्स्ट है पाकिस्तान की सूरत हाल का, जिसमें मैंने इमरान खान का भी जिक्र किया, जिसमें खबर ये है और ऐलान कर दिया गया है बाकायदा कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर जो हैं वो 9 नवंबर को सवाबी इंटरचेंज में, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरचेंज है, बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर के पंजाब के बॉर्डर के ऊपर है, अल्लाह माफ़ करे मैंने क्या कह दिया, लेकिन पंजाब के बॉर्डर के ऊपर है सवाबी इंटरचेंज। मतलब दिस वॉज जस्ट अ स्लिप ऑफ द टंग, इट वॉज नॉट प्लान। लेकिन वहाँ पर सवाबी इंटरचेंज जो है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा जलसा और कॉन्ग्रीगेशन है, और अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो 8 तारीख को नवंबर को पेशावर में करना था उसे यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि ये एक ऐसी
ऐसी सेंट्रल लोकेशन है जहाँ पे पूरे खैबर पख्तूनख्वा से और पंजाब से भी, चूँकि यहाँ से इस्लामाबाद सिर्फ 50 मील 49 या 50 मील है, तो यहाँ पे पंजाब से भी बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुँच सकते हैं अगर उन्होंने आने दिया। और खैबर पख्तूनख्वा से तो बहरहाल चीफ मिनिस्टर की अपनी मुमलिकत है, वहाँ से वो आ ही सकते हैं, तो यहाँ एक बहुत बड़ा जलसा जो है वो इकट्ठा किया जाएगा। अब ज़ाहिर है कि अगर इसमें वाकई सिंसेरिटी है तो यहाँ तो लाखों लोग इकट्ठे हो सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा से, क्योंकि पहले उसको एडवर्टाइज़ कर दिया गया है। यहाँ अब अली अमीन गंडापुर जो है, अब हमें नहीं पता कि उनकी पॉलिटिक्स यहाँ पे क्या है, क्योंकि कहा तो उन्होंने ये है कि हमें अब हर किस्म की कुर्बानी जो है वो हम देने के लिए तैयार हैं, लोग तैयारी करके आएँ, मेरे समेत बाकी तमाम लोग जो हैं, हो सकता है हम गिरफ्तार हो जाएँ, वापस ना जा सकें। और अब डू और डाई मोमेंट आ गया है, बिकॉज हमारे वर्कर्स को गिरफ्तार भी किया जाता है, जब अदालतें उनको छोड़ती हैं तो उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो हमने अब इसके खिलाफ पोजीशन ले ली है और डिमांड यह है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। दूसरी तरफ से उनके ही जो एडवाइज़र हैं बैरिस्टर सैफ, आपको पता है उनकी एफिलिएशंस किस किस्म की हैं, वो भी एक स्टेटमेंट दे चुके हैं कि अगले 10, 15, 12 दिनों में, 2 हफ्तों में, 2 हफ्तों 2.5 हफ्तों में इमरान खान की रिहाई जो हो रही है। अब यहाँ पर भी अब बड़ा एक टेस्ट आ जाता है, जिस तरह से जस्टिस याहिया आफरीदी के ऑप्टिक्स को चेक करने के हमें टेस्ट बहुत से हमारे पास हैं, वो टेस्ट होना है 5 नवंबर को। इसी तरह से यहाँ 9 नवंबर का भी टेस्ट ये है कि यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में लोगों को आने दिया जाता है। वो लोग आ जाएंगे वैसे भी, वैसे तो अली अमीन गंडापुर इससे पहले कितने ऑप्टिक्स कर चुके हैं, इसकी वजह से लोग थोड़े से सोच रहे होंगे शेर आया शेर आया शेर आया कि हमें आना भी चाहिए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग आ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? क्या वो लोग वहाँ पे बैठेंगे एक आध दिन? क्या वो वहाँ से इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, या वहाँ पर रात को अली अमीन गंडापुर तकरीर कर देंगे कि बस हमने मैसेज दे दिया है कि इमरान खान को रिहा कर दें? इन सारे ऑप्टिक्स के पीछे क्या चीज़ समझ आती है आपको? मुझे जो चीज़ समझ आती है वो ये है कि इन तमाम तारीखें देखें, 9 नवंबर को ये होना है। भाई लोगों को, पाकिस्तान के जनरल साहिबान को टेंशन है बहुत ज़्यादा, उनको परेशानी हुई है, उनको फ़िक्र लाहक है कि 5 नवंबर को जो इलेक्शन हो रहे हैं अमेरिका के, उसका नतीजा क्या निकलना है। अगर तो यहाँ पर चेंज ऑफ पावर, चेंज ऑफ गार्ड होता है और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं, रेस वैसे बिल्कुल नेक टू नेक चल रही है इस वक्त, तो अगर डोनाल्ड ट्रंप बन जाते हैं तो जनरल साहिबान को बड़ा धड़का लगा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कहीं पाकिस्तान के ऊपर या इमरान खान के हवाले से कोई स्टेटमेंट ही ना दे दें, कोई पोजीशन ही ना ले लें। उनको ये थोड़ा कहना है कि इमरान खान को रिहा करो। डोनाल्ड ट्रंप को तो सिर्फ ये कहना कि मैं पाकिस्तान में जिस तरह से इमरान खान को इन्होंने कैद में रखा है या सब कुछ है, मैं उस सिचुएशन के बारे में कंसर्न्ड हूँ, आई एम कंसर्न्ड अबाउट इट, आई एम थिंकिंग अबाउट, कुछ बस एक जुमला उन्होंने कहना है, तो पाकिस्तान के जर्नल साहिबान जो हैं वो जिधर से अपनी सारी अपनी लेजिटिमेसी डिराइव करते हैं, 2 इनके मेन सफारशी हैं, एक इनका सफारशी सेंटकॉम है, दूसरा इनका सफारशी CIA है, और दोनों ही की बिल्कुल परवाह नहीं करते डोनाल्ड ट्रंप, ना सेंटकॉम की, ना पेंटागन की, ना CIA की, और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट तो इज़ नाइदर हेयर नॉट देयर। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दी, इनको धड़का लगा हुआ है, ये अपने आप को प्री पोजीशन कर रहे हैं इस पूरी चीज़ के लिए। दूसरी तरफ से डोनाल्ड, क्योंकि अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दी तो ये फिर इमरान खान की रिहाई की तरफ जा सकते हैं, जो अदालतों से हो सकती है, जो आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस के नतीजे में हुई है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कुछ होना है। अच्छा, अब इसके ऊपर आ जाएं कि डोनाल्ड ट्रंप की क्या मजबूरी है। डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी है कि अमेरिका में जिसको कहते हैं ना स्विंग स्टेट्स या मार्जिनल स्टेट्स जो हैं, जैसे पेंसिल्वेनिया है और इस तरह की 4-5 स्टेट्स हैं, वहाँ बिल्कुल नेक टू नेक कॉम्पिटिशन चल रहा है बिटवीन, यानी एक पॉइंट का भी कॉम्पिटिशन नहीं है। हम 3-4 पॉइंट्स का भी कॉम्पिटिशन हो तो भी वो क्लियर नहीं होता, उसमें भी आप कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ तो लिटरली 1 डेसिमल पॉइंट्स के फ़र्क इस वक्त हैं स्विंग स्टेट्स के अंदर। सो ज़ाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप से जो भी मीटिंग हो रही है वो मसलसल, उनको लगता है कि पाकिस्तानी ऑलरेडी उनसे सिंपैथेटिक हैं, तो ये मार्जिनल वोट अगर हम पिक कर लें तो ये उनकी विक्ट्री के अंदर एक डिसाइसिव चीज़ हो सकती है। और इसी तरह से ये जो आप देखते हैं कि RNC की जो को चेयरपर्सन है लारा ट्रंप जो हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप की बहू हैं, उनकी डॉक्टर इन लॉ हैं, एरिक ट्रंप की वाइफ हैं, उन्होंने भी वहाँ पे खासी कमिटमेंट्स वगैरह जो हैं वो की हैं इस हवाले से। तो ये ऑप्टिक्स हैं अमेरिकन पॉलिटिक्स के, वो बाद में क्या करते हैं हमें नहीं पता, लेकिन ये वो ऑप्टिक्स हैं जिसके दरमियान में पाकिस्तान के जर्नैल साहिबान जो हैं वो अपने आप को प्री पोजीशन करें। झूठ बोलने में, झूठे वादे करने में वैसे पाकिस्तान के जर्नैलों का कोई सानी नहीं है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्री बने तो दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने झूठ बोला है, झूठे वादे करने में और झूठ बोला, वो ट्रेनिंग हुई है लगता है PMA से कि झूठ ही बोलना है हमेशा। तो अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है।